नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। क्राइम का चेहरा बदल रहा है, भरोसे के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, कानून को खुली चुनौती दी जा रही है और बेखौफ बदमाश हर हद पार करते नजर आ रहे हैं। कोई भरोसे की आड़ में साजिश बुन रहा है, कोई करोड़ों नहीं हजारों करोड़ के खेल का हिस्सा बन रहा है, कोई भगवान के दरबार तक को नहीं छोड़ रहा, तो कहीं कम उम्र में ही क्राइम की राह पकड़ी जा रही है। आज गुनहगार में बात 3 बड़ी वारदातों की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उस मैथ टीचर की जिस पर आरोप है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रेकी मास्टर बन गया। इसके बाद बात करेंगे महादेव सट्टा ऐप मामले की, जहां करीब 60,000 करोड़ रुपए से जुड़े हुए केस में सीबीआई ने 6 नई चार्जशीट दाखिल की और 66 आरोपियों को नामजद किया। फिर दिखाएंगे मंदिर में हुई दिन दहाड़े लूट, जहां पिस्टल के दम पर बदमाश चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। सवाल यह है कि आखिर आस्था के दरबार तक अपराधियों के हौसले कैसे पहुंच गए। लेकिन सबसे पहले उस चेहरे का सच, जिससे लोग एक मैथ टीचर के रूप में जानते थे, लेकिन जांच में उस पर गैंग के लिए रेकी करने का आरोप लगा। आखिर कैसे एक शिक्षक का नाम करोड़ों की रंगदारी वाले मामले से जुड़ा, देखिए गुनहगार में हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुखर्जी नगर से शुरू हुई एक रंगदारी की साजिश ने जांच एजेंसियों को ऐसे शख्स तक पहुंचा दिया जिसकी पहचान पहली नजर में किसी क्रिमिनल के तौर पर नहीं होती थी। बता दें, मुखर्जी नगर और आसपास के इलाकों में कोचिंग सेंटर खोलकर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाने वाले सेंटर मालिकों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने वाले एक बिजनेसमैन से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हरी बॉक्सर गैंग के सहयोगी अमित बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल एक अमित बिश्नोई एलियस रुद्रा प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। अमित बिश्नोई बेसिकली हिसार का रहने वाला है और मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में मैथमेटिक्स की टीचर का काम करता है। क्वालिफाइड है, बीटेक है, लेकिन ये काफ़ी पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों के संबंध में कांटेक्ट में बताया जाता रहा और इसके खिलाफ ये एलिगेशन है कि कई लोगों को बिजनेसमैन का रेकी करके इस गैंग को इनकी इन्फॉर्मेशन देता था। रिसेंटली मुखर्जी नगर के एक बिजनेसमैन ने मुखर्जी नगर थाने में कंप्लेंट की थी कि मेरे को थ्रेट आ रही है, इंटरनेशनल नंबरों से थ्रेट आ रही है और कोई रंगदारी यानी कि एक्सटॉर्शन की मनी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मुखर्जी नगर थाने में इसका केस दर्ज किया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते करते स्पेशल सेल ने कल इसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली और अमित बिश्नोई को उन्होंने अरेस्ट करके इसकी इंटरोगेशन चल रही है। अमित बिश्नोई मुखर्जी नगर के एक नामी कोचिंग सेंटर में मैथ्स का टीचर है। अमित ने पीड़ित के मुखर्जी नगर में दफ्तर की रेकी की थी और उसका वीडियो बनाकर विदेश में छिपे गैंगस्टर हरी बॉक्सर को भेजा। उसके बाद हरी बॉक्सर ने 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। साथ ही रकम न देने पर उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। वहीं इस घटना के बाद बिजनेसमैन ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और मामला स्पेशल सेल तक पहुंच गया। जांच शुरू हुई तो सबसे पहले उन मोबाइल नंबरों की पड़ताल की गई जिनसे कॉल और मैसेज भेजे गए थे। जांच में सामने आया कि धमकी देने के लिए कई इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबरों का इस्तेमाल किया गया था। ताकि कॉल करने वालों की पहचान और लोकेशन छिपाई जा सके। साथ ही पता चला कि गिरफ्तार आरोपी अमित बिश्नोई ने बिजनेसमैन के परिवार की पहले पूरी जानकारी जुटाई और उसके बाद उसने उसके ऑफिस का वीडियो बनाकर हरी बॉक्सर को भेजा ताकि गैंग रंगदारी वसूलने के लिए कारोबारी पर दबाव बना सके। पूछा जा रहा है, पता किया जा रहा है कि क्या पास्ट में कभी कितने बिजनेसमैन के लोगों की खबर इसने
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दी। लॉरेंस बिश्नोई प्लस हरी बॉक्सर के नाम से ये गैंग बड़ा चर्चित है। इनको ये खबर देने का काम करता था और खबर देने के बाद पैसे की डिमांड वो करता था उनके बिहाफ पर। इस प्रकार के कई मॉड्यूल सामने आए हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के को और क्राइम ब्रांच को, जिन्होंने ऐसे लोगों के नाम पर पैसा इकट्ठा करने का एक प्रकार से प्रोफेशन शुरू किया हुआ है। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम्स को बड़ी ही सफलता पास्ट में मिली है। और रिसेंटली ये अमित बिश्नोई नाम के अरेस्ट करने के बाद में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बारे में और ज्यादा काफी कुछ जानकारी मिलने की उम्मीद है। मैं समझता हूं इसकी डिटेल इंटरोगेशन होगी तो उसके बाद बहुत से और खुलासे होंगे। क्या ये पास्ट में कभी कोई ऐसी खबरें कितनी देता रहा है, किस किस के बारे में देता रहा है। बता दें, अमित बिश्नोई हरियाणा के हिसार का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली के शालीमार बाग में रह रहा था। 2018 से वो मुखर्जी नगर के कई नामी कोचिंग सेंटरों में मैथ्स पढ़ा रहा था। साल 2014 में हरियाणा में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए अमित का संपर्क लॉरेंस से हुआ था। इसके बाद वो विदेश में छिपे गैंगस्टर हरी बॉक्सर के संपर्क में आ गया। हरी बॉक्सर ने अमित को पीड़ित के परिवार और उसके बिजनेस की रेकी करने और उसकी पूरी जानकारी साझा करने का काम सौंपा था। बता दें, इस मामले में पुलिस की जांच अब सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की बाकी कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी देने वालों तक जानकारी कैसे पहुंची, विदेशी नंबरों का इस्तेमाल किस तरह किया गया और इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। मुखर्जी नगर सिर्फ दिल्ली का एक इलाका नहीं है, बल्कि यहाँ बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर और एजुकेशन सेंटर इंस्टीट्यूट हैं। ऐसे में किसी भी तरह की धमकी या रंगदारी की कोशिश सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला बन जाती है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर दिखाया है कि अपराधी किस तरह तकनीक और जानकारी का इस्तेमाल कर लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। उन कंप्लेनेंट्स ने जिनके बारे में खबर दी उनसे पैसे मिले या नहीं मिले और उनको उन्होंने कभी पुलिस में कंप्लेंट की या नहीं की, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि डर के वजह से, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का डर इतना बड़ा है कि वो डर की वजह से किसी को रिपोर्ट भी पुलिस को नहीं करते हैं। लेकिन ये मालूम किया जाएगा कि इसने कभी किसी के बारे में खबर दी हो तो उस कंप्लेनेंट्स के बारे में पूछा जाएगा कि आपने कभी ऐसी कोई थ्रेट मिली या कोई पैसे दिए, ये सारी बातें अभी खुलासा होगा। मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बहुत बड़ी एक कामयाबी है ये, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो अपने हाथ और पैर फैला रहा है दिल्ली के लिए भी, तो यहाँ पर इस प्रकार के केसेस के पकड़े जाना मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी कामयाबी है और इससे बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा लॉरेंस बिश्नोई हरी बॉक्सर गैंग को। एक तरफ विदेशी नंबरों से आने वाली कॉल, दूसरी तरफ पहले से जुटाई गई जानकारी और फिर डर के सहारे करोड़ों रुपए की मांग। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की आगे की कड़ियां तलाशने की कोशिश की जा रही है। एक धमकी भरी कॉल से शुरू हुआ ये मामला अब एक बड़े जांच अभियान में बदल चुका है। पुलिस हर उस रास्ते को तलाश रही है जो इस रंगदारी नेटवर्क के पीछे छिपे लोगों तक पहुंचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एक धमकी भरी कॉल से शुरू हुआ यह मामला अब पुलिस जांच के कई पहलुओं तक पहुंच चुका है। 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग, विदेशी नंबरों से भेजे गए मैसेज, इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। जांच का फोकस इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों और पूरी साजिश की परतें खोलने पर है। और अब बात करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ रुपए के खेल किए एक ऐसे ऑनलाइन नेटवर्क की जिसने जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। नाम है महादेव सट्टा ऐप मामला, जहां पैसों के बड़े बड़े लेन देन और सट्टा नेटवर्क की जांच अब एक ऐसे नए पड़ाव पर पहुंच गई है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए।
एक ऐप जिसने ऑनलाइन सट्टे की दुनिया में तहलका मचा दिया, एक ऐसा नाम जिसकी जांच ने कई राज्यों से लेकर देश की बड़ी जांच एजेंसियों तक का ध्यान खींच लिया। नाम है महादेव सट्टा ऐप मामला। एक ऐसा मामला जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टेबाजी चलाने के आरोप सामने आए। देखते ही देखते ये मामला हजारों करोड़ रुपए की लेन देन से जुड़ी जांच तक पहुंच गया। शुरुआत हुई एक ऐसे ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क की जांच से जिसमें आरोप लगाए गए कि मोबाइल ऐप और इंटरनेट के जरिए लोगों को सट्टेबाजी से जोड़ा गया। महादेव ऐप को लेकर आरोप है कि ऐप के जरिए क्रिकेट समेत कई खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। बहुचर्चित महादेव ऐप के सट्टा मामले में सीबीआई बहुत दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। काफी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में रिसेंटली उन्होंने 72 आदमियों के खिलाफ 6 चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की है कोर्ट में। उसमें काफी कुछ डिटेल एविडेंसेस कलेक्ट की गई हैं। खासतौर से सौरभ, जो इसका मेन एक्यूज बताया जा रहा है, उसके खिलाफ डिजिटल एविडेंसेस काफी इकट्ठी की गई हैं और उनके बेसिस पे ये 6 चार्जशीट अदालत में पेश की गई हैं। डिटेल इंटरोगेशन और लोगों की डिटेल इंटरोगेशन, इन सभी 72 लोगों की क्वेश्चनिंग और डिटेल में करने के बाद में आपस में इनके लिंक तार जोड़े गए हैं डिजिटल एविडेंसेस के तौर पर भी, और बाकी दूसरे एविडेंस, रिटन एविडेंस, ओरल एविडेंस एंड साइंटिफिक एविडेंस, यानी कि जो डिजिटल एविडेंस जितनी भी है वो साइंटिफिक एविडेंस है। जो आजकल BNSS जो लेटेस्ट हमारा कानून बना है उसमें डिजिटल एविडेंस का बहुत बड़ा महत्व है और इस डिजिटल एविडेंस के आधार पर इन 72 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की है उसका ट्रायल होगा। वहीं जांच आगे बढ़ी तो मामला सिर्फ एक ऐप तक सीमित नहीं रहा। इसमें पैसों के लेन देन, अलग अलग खातों और इस पूरे सिस्टम से जुड़े लोगों की जांच शुरू है। जांच एजेंसियों ने इस मामले में डिजिटल रिकॉर्ड, पैसों के लेन देन और दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई, क्योंकि ऑनलाइन सट्टे के मामले में सबसे अहम कड़ी होती है ये पता लगाना कि पैसा कहां से आया, कहां गया और इस पूरे सिस्टम को कौन लोग चला रहे थे। वहीं महादेव सट्टा ऐप मामला तब ज्यादा चर्चा में आया जब अलग अलग जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की। कई राज्यों में जांच हुई और कई लोगों से पूछताछ की गई। इसके बाद सीबीआई ने भी इस मामले में जांच आगे बढ़ाई। सीबीआई ने मामले से जुड़े कई पहलुओं की जांच की और अब 6 नए चार्जशीट दाखिल किए हैं। इन चार्जशीट में 66 आरोपियों को नामजद किया गया। एविडेंसेस कोर्ट के सामने पेश की जाएंगी और सॉलिड एविडेंस के साथ में इस ट्रायल के बाद संभव है कि इन लोगों के जो आदमी इस महादेव ऐप के सट्टा मामले में इन्वॉल्व थे, कई 60,000 करोड़ रुपए का इन्होंने घपला बताया जा रहा है और इस घपले में क्या क्या कितना सबूत इकट्ठे हुए हैं, यानी कि पैसे का लेन देन कहाँ हुआ, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, किस किस को कितना पैसा मिला, सभी अकाउंट्स की डिटेल, ये सब इकट्ठा करने के बाद में चार्जशीट में मैं समझता हूं कि सीबीआई ने पूरा डिटेल में डाला होगा और हर एक एविडेंस, हर एक एक्यूज, जो 72 एक्यूज हैं, उन सब के खिलाफ क्या क्या एविडेंसेस हैं वो डिटेल में इन चार्जशीट में लिखी होंगी। और ये चार्जशीट, इसीलिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का यही एक सबसे बड़ा फायदा है कि वो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होती है। हर एक्यूज के बारे में क्या क्या एविडेंस है वो सेपरेटली उसमें लिखा जाता है ताकि कोर्ट को आसानी रहे ट्रायल करने के दौरान ये मालूम चलाने के लिए कि कौन से अक्यूज की कितनी भूमिका उसमें रही है, क्या क्या एविडेंसेस हैं, क्या क्या सबूत उन सब लोगों के खिलाफ हैं जिनका ट्रायल में इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें, महादेव ऐप के प्रमोटर और उनके कई सहयोगी सालों पहले पश्चिम एशियाई देशों में फरार हो गए थे और वहीं से इस नेटवर्क को चला रहे थे। इसके 4 मुख्य आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। महादेव सट्टा ऐप मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। पहले मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को ओमान की रॉयल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसके भारत में लाए जाने का प्रोसेस चल रहा है।
सौरभ पर मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल मनी को रियल एस्टेट में निवेश करने के गंभीर आरोप हैं। उसने 6,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई की है। वहीं सीबीआई ने महादेव ऐप से जुड़ी चार्जशीट दाखिल की है। उनमें आशीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छापरिया, अनिल धाममानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा को आरोपी बनाया गया है। इन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े मामलों में आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में पहले से चार्जशीट किए जा चुके मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और अन्य के खिलाफ एविडेंस भी अदालत में पेश किए हैं। सीबीआई ने महादेव ऐप से जुड़े एक अन्य मामले में 66 आरोपियों के खिलाफ 5 चार्जशीट दाखिल की है। इनमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और बेटिंग सिंडिकेट के कई सदस्य शामिल हैं। आरोप है कि इन्हीं बेटिंग पैनलों के जरिए पैसों का लेन देन किया जाता था। सीबीआई के मुताबिक महादेव ऐप देश के सबसे बड़े इलीगल ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक था। इसकी शुरुआत भारत से हुई, लेकिन बाद में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने इसे सोशल मीडिया के जरिए देशव्यापी नेटवर्क में बदल दिया। जांच में सामने आया कि देश भर में इलीगल बेटिंग पैनल चलाए जाते थे, जिनके जरिए करोड़ों रुपए का अवैध मुनाफा कमाया जाता था। जांच एजेंसी के मुताबिक इस अवैध कमाई को पहले फर्जी बैंक खातों के जरिए घुमाया जाता था और फिर विदेश भेज दिया जाता था। बता दें, इस पूरे मामले में पैसों के लेन देन की जांच सबसे अहम हिस्सा रही है। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि पैसा किस तरह घूमता रहा और कौन कौन से लोग इसमें जुड़े रहे। ऐसे में जांच एजेंसियां मोबाइल रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेजों के जरिए पूरी तस्वीर सामने लाने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों का मकसद नेटवर्क की पूरी जानकारी सामने लाना है। कौन से लोग जुड़े थे, उनकी क्या भूमिका थी और पैसों का पूरा रास्ता क्या था, इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है। महादेव सट्टा ऐप मामला सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, ये उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां अपराधी ऑनलाइन रास्तों का इस्तेमाल कर नए तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं और जांच एजेंसियां भी नए तरीकों से इन तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। सीबीआई की 6 नई चार्जशीट और 66 आरोपियों के नाम सामने आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले समय में इस मामले से जुड़े और पहलू सामने आ सकते हैं। और अब रुख करते हैं तीसरी बड़ी स्टोरी की तरफ, जहां भगवान के घर को भी बदमाशों ने नहीं छोड़ा। आखिर कैसे बदमाश मंदिर के अंदर पहुंचे, कैसे दिया पूरी वारदात को अंजाम, ये रिपोर्ट देखिए। मंदिरों में चोरी और लूट की वारदातें लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। ऐसे में अब एक ऐसा और मामला सामने आया है जहां बदमाशों ने आस्था के केंद्र को ही निशाना बना लिया। आमतौर पर मंदिरों को लोग श्रद्धा और सुरक्षा की जगह मानते हैं, लेकिन राजस्थान के पाली जिले के तख्तगढ़ थाना क्षेत्र के पावा गांव में महादेव मंदिर में हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जिस जगह पर लोग भगवान के दर्शन करने, पूजा करने और मन की शांति के लिए पहुंचते हैं, उसी धार्मिक स्थल को बदमाशों ने अपना निशाना बना लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के पुजारी भरत गोस्वामी अपने बेटे गौरव गोस्वामी के साथ मंदिर परिसर के कमरे में सो रहे थे, जबकि उनका भांजा नीलेश गोस्वामी मंदिर के छत पर सो रहा था। देर रात मंदिर का ताला तोड़ने की आवाज सुनकर नीलेश की नींद खुल गई। उसने देखा कि 2 नकाबपोश बदमाश मंदिर में घूम रहे हैं। आज के हमारे खास कार्यक्रम गुनहगार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।